नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय देख लिए। इस अध्याय को पानी में चंदा और चांद पर आदमी देख लिए। अब हम लोग गद्यांशों पर आधारित प्रश्न करते हैं और गद्य को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये गद्यांश है, देखते हैं कि दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे हैं। जिनके पास टेलीविज़न थे वे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। अब इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। रोमांचक घटना के भागीदार कौन बन रहे थे, ये देखना है। तो संदर्भ और ये किस अध्याय का, ये देख लेंगे। रेखांकित अंश के और रोमांचक घटना के कौन भागीदार, तो ये दिख रहा है कि रोमांचक घटना के क्षण कि वे भागीदार कौन, जो टेलीविज़न और रेडियो पर टेलीविज़न देख रहे थे और रेडियो पर कान सटाए थे। तो चलिए पहले उत्तर देख लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री जयप्रकाश भारती जी द्वारा लिखित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक निबंध से अवतरित है। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। लेखक का कथन है कि सबसे अधिक रोमांचकारी घटना जो थी वो मनुष्य का चांद पर पहुंचना। सबसे रोमांचकारी घटना क्या थी, जो इस अध्याय में है, को देखने और सुनने के लिए टीवी या रेडियो के पास बैठकर पूरी दुनिया के सभी व्यक्ति एक पल के लिए इसके हिस्सेदार बन रहे थे। जिज्ञासा और बेचैनी के कारण वे अपनी हस्ती से बिल्कुल अनजान हो गए थे और दुनिया के सभी भागों के स्त्री पुरुष और बच्चे रोमांचक घटना के, तो ये तो हो गया आप लोग का। ये रोमांचक घटना के भागीदार कौन बन रहे थे, तो दुनिया के सभी भागों के स्त्री पुरुष और बच्चे रोमांचक घटना के भागीदार बन रहे थे। अब दूसरा आपका रेखांकित अंश क्या है कि मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा है। यद्यपि हर क्षण हर पग पर खतरे थे। चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक और तकनीक क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति की प्रतीक है। जिस क्षण डगमग करते मानव के पग उस धूल धूसरित अनछुई सतह पर पड़े, तो मानो वह हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचकर लगेगा। तो अब इस गद्यांश का संदर्भ और गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। फिर आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। चंद्रमुखी कहलाना क्यों रुचिकर नहीं लगेगा, और जिस समय मनुष्य के कदम चंद्रमा पर पड़े उस समय क्या हुआ, या मानव के चंद्रमा पर उतरने का क्या भाव प्रतिध्वनित हुआ। मानव द्वारा चंद्रमा पर उतरने का प्रयास कैसा रहा। आइए सब उत्तर देख लेते हैं हम लोग कि प्रस्तुत गद्यावतरण, पहले तो हम लोग संदर्भ कर लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित श्री जयप्रकाश भारती जी द्वारा लिखित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक निबंध से अवतरित है। हमारा अथवा पाठ का नाम आप लोग जान ही रहे हैं कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी, और लेखक का नाम तो श्री जयप्रकाश भारती। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए कि लेखक श्री जयप्रकाश भारती जी कहते हैं कि चंद्रमा पर उतरने के कई सफल प्रयास पहले भी किए जा चुके थे, लेकिन चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने का यह प्रथम प्रयास था जो कि अमेरिका के द्वारा किया गया था। यह प्रयास उम्मीद से अधिक सफल रहा। यद्यपि चंद्रमा पर मनुष्य के रखे गए प्रत्येक कदम और बिताए गए प्रत्येक क्षण खतरे से भरे हुए थे, तथापि दोनों ही अंतरिक्ष यात्री अपने तीसरे साथी के साथ पृथ्वी पर सकुशल वापस लौट आए। और द्वितीय रेखांकित अंश है हमारा कि
लेखक श्री जयप्रकाश भारती जी कहते हैं कि जैसे ही अमेरिकी चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा और मानव ने अपने लड़खड़ाते हुए कदम सफलतापूर्वक चंद्रमा के धरातल पर रखे, वैसे ही प्राचीन काल से आज तक के उसके बारे में चले आ रहे सारे अंधविश्वास एवं निरर्थक अनुमान असत्य प्रमाणित हो गए। चंद्रमा पर पहुंचने पर उसके विषय में यथार्थ सत्य सामने आ गया और सारी कल्पनाएं झूठी सिद्ध हो गई। हमारे प्राचीन कवि चंद्रमा को सुंदर कहते थे और नारियों के सुंदर मुख की तुलना किससे करते थे? चंद्रमा से किया करते। लेकिन चंद्र तल पर पहुंचकर वैज्ञानिकों ने कवियों की इन भ्रांतियों को असत्य सिद्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि चंद्रमा बहुत कुरूप, उबड़ खाबड़ और जीवनहीन है। यदि कोई व्यक्ति किसी सुंदरी को अब चंद्रमुखी कहेगा तो अब वह अपने को चंद्रमुखी, कुरूप और निर्जीव मुख वाली कहलाना कैसे पसंद करेगी? और आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चंद्रमुखी कहलाना क्यों रुचिकर नहीं लगेगा? तो चंद्रमुखी कहलाना अब इसलिए रुचिकर नहीं लगेगा कि अब किसी स्त्री को चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली कहलाना इसलिए रुचिकर नहीं लगेगा क्योंकि चंद्रमा पर उतरने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे बदसूरत और जीवनहीन घोषित कर दिया है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जिस समय मनुष्य के कदम चंद्रमा पर पड़े उस समय क्या हुआ, या मानव के चंद्रमा पर उतरने का क्या भाव प्रतिध्वनित हुआ? तो लिख लो आप लोग कि जिस समय मनुष्य के कदम चंद्रमा पर पड़े उस समय लाखों वर्षों से चंद्रमा के बारे में चले आ रहे अंधविश्वास और निरर्थक अनुमान असत्य सिद्ध हो गए। और फिर नेक्स्ट है कि मानव द्वारा चंद्रमा पर उतरने का प्रयास कैसा रहा? तो मानव द्वारा चंद्रमा पर उतरने का प्रयास, मानव द्वारा चंद्र तल पर उतरने का सर्वप्रथम प्रयास पूर्ण रूप से सफल रहा। यह मनुष्य की वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति का प्रतीक। तीसरा हमारा रेखांकित जो गद्यांश है, रेखांकित अंश है या गद्यांश है, उसको देख लेते हैं कि हमने देश में ही नहीं संसार की प्रत्येक जाति, हमारे देश में ही नहीं संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी और कवियों ने कविताएं रची। किसी ने उसे रजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा, किसी बिरहणी ने उसे अपना दूत बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर, श्री रामचंद्र जी के बारे में हो रहा है कि खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं, तो सूर के श्री कृष्ण भगवान के बारे में कहा गया है कि उसके लिए तो हठ करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। ठीक है, अब प्रस्तुत गद्यांश का पाठ लेखक का नाम लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और मचलते और हठ करते हुए बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय था? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा? और पाठ का नाम पानी में चंदा और चांद पर आदमी। तो ये तो आप लोग पाठ का नाम जान ही गए, उत्तर लिख लेते हैं कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी, और लेखक का नाम श्री जयप्रकाश भारती। तो लेखक का रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए, लेखक का कथन है कि निर्जीव चंद्रमा को कभी रात्रि का पति तो कभी रात की देवी कहा गया। कभी किसी विरह विधुरा नायिका ने उसे अपना दूत बनाकर उसके माध्यम से अपने प्रियतम के लिए संदेश भेजा, तो कभी उसका पीलापन देखकर उसे बूढ़ा, बीमार और दुर्बल समझ लिया गया। मचलते और हठ करते हुए बालक को शांत करने के लिए चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा दिया जाता था। इस गद्यांश में ना लेखक ने कहा है कि चंद्रमा से केवल भारत के नहीं वरन संसार की प्रत्येक जाति के लेखक और कवि प्रभावित रहे हैं और उनके विषय में कहानियां गढ़ते रहे हैं। ठीक, अब हम लोग ये जो हमारा ग प्रश्न है कि अब किसी स्त्री को नहीं,
ये कि मचलते और हठ करते बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय था। तो मचलते और हठ करते बालक को शांत करने के लिए चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा दिया जाता था। ठीक है, अब हम लोग चौथा देख लेते हैं गद्यांश। चौथा क्या है कि मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही हैं। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1956 ईस्वी को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। तो आप लोग प्रश्न देख लीजिए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। मानव की विकास यात्रा को महादेवी जी ने कैसे स्पष्ट किया है, और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति को स्पष्ट किया। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात कब हुआ। तो इस अध्याय का नाम आप लोग जान ही रहे हैं कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी, और इसके लेखक हैं श्री जयप्रकाश भारती जी। अब हम लोग जो रेखांकित अंश की व्याख्या है उसको देख लेते हैं। लेखक कहता है कि मनुष्य का मन प्राचीन काल से ही नई नई बातों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। वह सदा अनजाने रहस्यों को सुलझाकर उन्हें जानने और समझने में अपनी शक्ति का उपयोग करता रहा है। जहाँ तक संभव हुआ मानव ने अपनी कल्पना द्वारा उसे जानने की चेष्टा की। उसने अज्ञात रहस्यों के विषय में अनेक कल्पनाओं का निर्माण किया, चाहे उसे वे कल्पनाएं सत्य से परे निराधार मालूम पड़ी, लेकिन वह उन्हीं कल्पनाओं को साकार करने का प्रयास करता रहा और उनसे ही सत्य के निकट पहुंचने की प्रेरणा प्राप्त करता रहा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मानव की विकास यात्रा को महादेवी जी ने कैसे स्पष्ट किया है। तो मानव की विकास यात्रा को महादेवी जी ने एक वाक्य, पहले पानी में चांद को उतारा जाता था और आज मानव चांद पर पहुंच गया है, से स्पष्ट किया है। ठीक, और इस गद्यांश में, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अज्ञात रहस्यों को जानने की मनुष्य की प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है, तथा यह भी कहा है कि मनुष्य की यही जिज्ञासा उसे प्रगति की ओर अग्रसर करती है। और आखिरी हमारा प्रश्न क्या है कि अंतरिक्ष युग का सूत्रपात कब हुआ है। तो लिख लीजिए आप लोग, अंतरिक्ष युग का सूत्रपात सोवियत रूस के द्वारा पहले स्पुतनिक को छोड़े जाने की तिथि 4 अक्टूबर 1956 है, और तभी से अंतरिक्ष युग का सूत्रपात हुआ है 4 अक्टूबर 1956 से। अब हमारा पांचवा जो गद्यांश है उसको देख लेते हैं। पांचवा गद्यांश हमारा है कि अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी, दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं, अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है, वह हमेशा हमेशा के लिए इसकी परिधि में बंधा हुआ नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह कहाँ तक पहुँचेगा कौन कह सकता है। इस पाठ का नाम पानी में चंदा और चांद पर आदमी है, और लेखक का नाम श्री जयप्रकाश भारती जी। और रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा क्या नेक्स्ट प्रश्न है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं कि लेखक कहता है कि व्यक्ति पालने में केवल अपना बचपन गुजारता है। जैसे जैसे वह बचपन से किशोरावस्था की ओर अग्रसर होता है वैसे उसका पालने से मोह भंग होता जाता है और एक दिन वह पालने की परिधि से बाहर हो जाता है। यह पृथ्वी भी मनुष्य के लिए एक पालने के समान ही है। वह निरंतर उसकी परिधि से बाहर जाने का प्रयत्न करता रहता है। अंतरिक्ष अथवा अज्ञात की अनेक खोजें उसके इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है। इस अनंत असीम अंतरिक्ष अथवा अन्य स्थानों में अज्ञात रहस्यों की खोज
करता हुआ वह कहाँ तक पहुँचेगा, इसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक द्वारा यह बात बड़े प्रभावशाली ढंग से बताई गई है कि वैज्ञानिक खोजों के लिए अनंत क्षेत्र उपलब्ध है और मनुष्य जैसे जैसे अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा इस अनंत का अंत पाने का प्रयास करता है, वैसे वैसे उस अनंत का और अधिक विस्तार हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लेखक ने चंद्र अंतरिक्ष अभियानों के आगामी प्रयत्नों के बारे में क्या लिखा है। तो लिख लीजिए आप लोग कि सोमवार 21 जुलाई 1969 को सर्वप्रथम मानव ने चंद्रमा पर अपने पैर रखे। कब रखे? 21 जुलाई 1969 को सर्वप्रथम मानव ने चंद्रमा पर अपने पैर रखे। लेखक ने चंद्रमा अंतरिक्ष अभियानों के आगामी प्रयत्नों के बारे में लिखा है कि अभी चंद्रमा के लिए और उड़ानें होंगी, दूसरे ग्रहों के लिए भी यान छोड़े जा रहे हैं, अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करने की दिशा में भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। अब आपका आखिरी प्रश्न क्या है? आखिरी प्रश्न है कि वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति है। तो वर्तमान समय में लेखक द्वारा किए गए समस्त आगामी प्रयत्न वैज्ञानिकों द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किए जा चुके हैं। ठीक, अब यह आपका व्याकरण और रचना बोध है, जो समास और समास विग्रह और क्या है, प्रत्यय लगाना है। समास और प्रत्यय है, एक बार आप लोग देख लीजिए ध्यान से। समास और उपसर्ग प्रत्यय का वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट वो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।